वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। 19 अप्रैल 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजिन और बेलियो। आज हम वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। उससे पहले हर बार की तरह कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करना तो बनता ही है। अभी मैंने कुछ खीरे भी उतार लिए हैं। ये मैं तीसरी बार या चौथी बार खीरे उतार रहा हूँ। कुछ खीरे हमारे कुछ इस तरह के भी हो जाते हैं, कुछ पतले रह जाते हैं, लेकिन नो इशू, अपने घर के तो हैं, टेढ़े मेढ़े ही सही, लेकिन हमें मालूम है ये कितने हेल्दी हैं। रात को काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, सोचा था शायद बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश नहीं आई। तेज़ हवा चल रही थी जिस वजह से काफ़ी पत्ते भी टेढ़े मेढ़े हो रहे थे और फ्रूट भी एक दूसरे के बीच में घुस गया। देखिए ये पत्ता भी मुरझा गया क्योंकि ये लगा हुआ था इस सरिये के साथ में, जिस वजह से यहाँ से ये मुरझा गया। और ये जो छोटा सा फ्रूट है, हमारा छोटा सा खीरा बन रहा है, ये भी थोड़ा सा डैमेज हो गया, लेकिन नो इशू। अब मैंने ब्रांच को दागों के ऊपर डाल दिया। अभी भी बहुत सारा फ्रूट लगा हुआ है जो कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, खीरे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मैं ऑर्गेनिक खाद जो दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक खाद वही बोन मील और फिश मील से बनी हुई खाद। ये देखिए ये रह गया, लेकिन आई थिंक ये भी थोड़ा छोटा है। सिर्फ इसको 2 दिन का वक्त देते हैं, उसके बाद इसको भी उतार लेंगे। तो ये तो हमारे खीरे उतर गए। अब टाइम है थोड़े से टमाटर उतारने का। टमाटर उतारने में बहुत मज़ा आता है। अभी आपको थोड़ी सी ये भी बात बता दूं, ऑर्गेनिक खाद का कितना फ़ायदा हो रहा है। इनके अंदर मैं बोन मील और फिश मील दे रहा हूँ। पहले मैंने NPK फर्टिलाइज़र भी दिया था, मतलब जब ये पौधे छोटे छोटे थे, बड़े हुए, फ्रूट लगा, NPK मैं देता रहा केमिकल वाला। लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ, जो मैंने पिछले 3 से 4 बार फ़िश मील और बोन मील से बनी हुई खाद दी है, तो फ्रूट का साइज़ थोड़ा बड़ा सा होने लगा है। ये वाला फ्रूट अब देखिए, ये टमाटर है, ऐसे लग रहा है जैसे ये सेब हो, इतना बड़ा इसका साइज़ हो गया है। ये मुझे लग रहा है कि खाद की वजह से। और ये वाले कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर मैंने केमिकल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। केमिकल खाद कोई बुरी खाद नहीं है। केमिकल खाद वो है जो पौधे की ज़रूरत होती है, जो हम इंसानों की भी ज़रूरत होती है। यानी फास्फोरस की ज़रूरत किस जिंदा चीज़ को नहीं होती। हर जिंदा चीज़ को फास्फोरस की, पोटाशियम की, जिंक की, सल्फ़र, मैग्नीशियम, मैग्नीज़, हर किस्म के एलिमेंट्स की जानदार को ज़रूरत होती है। तो पौधे भी ज़िंदा हैं, वो इनकी ज़रूरत है, वो इनके लिए जहर नहीं है। तो ये सोचकर इस्तेमाल ना करना कि शायद केमिकल खाद जहर है हमारे लिए या पौधों के लिए, तो ये आपकी सोच गलत है। केमिकल खाद पौधे की ज़रूरत है। आप खाद चाहे ऑर्गेनिक रूप में दें या फिर आप केमिकल के रूप में दें, देसी खाद का भी असर होगा, केमिकल का भी असर होगा, लेकिन उसका कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना पौधे पर ना हमारी हेल्थ के ऊपर। तो इसके ऊपर देखिए टमाटर के गुच्छे लग रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। इवन कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। इनके ऊपर मैंने कोई खाद इस्तेमाल नहीं की, मतलब केमिकल वाली, सिर्फ ऑर्गेनिक ही मैं इसके ऊपर पहले मस्टर्ड केक से बनी हुई खाद मैं इस्तेमाल करता रहा इसके अंदर। और पिछले 3 बार मैंने बोन मील और फिश मील से बनी हुई खाद का इस्तेमाल किया। पौधे के ऊपर देखिए फूलों के गुच्छे भी हैं और फ्रूट भी बन रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, पौधे के अंदर विल पावर आ जाती है जब उसको प्रॉपर तरीके की खाद मिल रही हो। चलिए अब फ्रूट उतार लेते हैं और फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक खाद, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट का नाम भी देते हैं। अभी टमाटर बहुत सारे हैं, ये देखिए ये तो कुछ ज़्यादा ही अब पक गया है। कोई बात नहीं, क्योंकि गर्मी अब बढ़ रही है, तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी आप ये इफ़ेक्ट देख सकते हैं, पत्तों के ऊपर झुलसाव आने लगा है, पत्ते इनके कड़क होने लगे हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। और ये पौधे लगे हुए भी काफ़ी महीने हो गए हैं। सितंबर से अक्टूबर के महीने में हमने इसके बीज डाले थे, और जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा पौधा, वैसे वैसे इसकी हालत भी बिगड़ती चली जाएगी। तो जो नए पौधे लगाए होते हैं फरवरी से मार्च के महीने में, उनकी हालत तो आपने देख ही ली है। वो अपने पाँव पर अभी तक सही अंदाज से खड़े हैं, इनके ट्रंक भी ग्रोथ कर रहे हैं और ऊपर से पौधे के ऊपर फूल भी लगे हुए हैं। तो ये रही हमारी आज की हार्वेस्ट। चलिए बहुत लंबी हो रही है ये वीडियो, लेकिन ये चीज़ें दिखाना आपको ज़रूरी होता है ताकि आप मोटिवेट हो सकें कि आप लोग भी घरों में सब्जियां लगा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, आज से तकरीबन 10 साल पहले वर्मी कंपोस्ट को कोई जानता भी नहीं था। यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग घरों में वर्मी कंपोस्ट बनाते ज़रूर थे, लेकिन कमर्शियल लेवल के ऊपर इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं था और ना ही लोग इसको कुछ समझते थे। लेकिन अब के ज़माने में हर किसी के मुंह पर यही होता है कि वर्मी कंपोस्ट है आपके पास। इसको फेम इसलिए मिल गया क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गई। यूट्यूब के ऊपर, गूगल आर्टिकल्स में वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट।
लेकिन वर्मी कंपोस्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आज से तकरीबन 50 साल पहले के ज़माने में जाएं तो वर्मी कंपोस्ट हर खेत में बन रही होती थी। वो कैसे? बिल्कुल नेचुरल तरीके के साथ। हमारे खेतों में ऑर्गेनिक खादें ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। खादें ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से केचुए भी पैदा होते थे। केचुए पैदा होने की वजह से वो मिट्टी को खाते थे। जो पत्तों की खाद, जो गाय का गोबर मिट्टी में इस्तेमाल किया जाता था, वो केचुए की खुराक होती थी और वो खाते रहते थे और वहीं पर पोटी निकालते रहते थे, तो वो बनती थी वर्मी कंपोस्ट। हर खेत की वो ज़रूरत थी। लेकिन इंग्लिश ज़माना आ गया तो फिर ऑर्गेनिक से थोड़ा लोग दूर हट गए, क्योंकि मेहनत होती है इसमें और प्रॉपर तरीके का इस्तेमाल कैसे करना है ऑर्गेनिक को कि जिसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले, वो हमें पता ही नहीं था। तो दुनिया के सारे फार्मर्स ही शिफ्ट हो गए केमिकल के ऊपर। पेस्टिसाइड भी केमिकल, खादें भी केमिकल। उसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल होने की वजह से मिट्टी के अंदर जो बेनिफिशियल कीड़े थे या बुरे कीड़े थे वो सब के सब मरने लगे। यूरिया खाद का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से, केमिकल खाद का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से मिट्टी चटक होने लगी, सख्त होने लगी। मिट्टी ज़्यादा सख्त होने की वजह से बारिश का पानी या जो हम खेतों में पानी देते हैं वो मिट्टी के नीचे वाले लेवल तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाता था। मिट्टी सख्त होने की वजह से पौधे की जड़ें भी सही से ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। तो खेत की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल ही रह गया। केमिकल देंगे तो पौधे की ग्रोथ होगी, केमिकल नहीं देंगे तो प्रोडक्शन नहीं मिलेगी। इसलिए किसानों ने अंधाधुंध इसका इस्तेमाल किया, भले वो केमिकल पेस्टिसाइड हो, भले वो केमिकल खादें हों। खादों का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, भले वो केमिकल हो या फिर ऑर्गेनिक हो। अगर आपकी सेहत के ऊपर किसी चीज़ का नुकसान होगा तो वो केमिकल पेस्टिसाइड का होगा, अगर आपने ओवर यूज़ किया होगा। और जो बाज़ार से आप सब्जियां खरीदते हैं उनके ऊपर ओवर यूज़ ही हुआ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। अगर किसी किसान के किसी खेत में बहुत सारे कीड़ों का हमला हो जाए तो वो किसी भी गार्डनिंग शॉप पर जाएगा, वहाँ पर बताएगा कि हमारे यहाँ सुंडी का हमला हो गया, तो कोई भी उनको स्प्रे दे दिया जाए और उनको बता भी दिया जाए कि इसका इस तरह इस्तेमाल करना है। लेकिन फार्मर लोग उससे बढ़कर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी फसल बच जाए। फ्रूट जो मार्केट में जाना है, लोगों ने खाना है, वो जहरीला होता है तो होता रहे, हमें इससे क्या। तो समझ लीजिए केमिकल पेस्टिसाइड का ही नुकसान है, केमिकल खाद का कोई नुकसान नहीं है हमारी सेहत के ऊपर। आज हमने केमिकल मिट्टी में डाला है और कल ही फ्रूट को उतार कर अगर खा भी लिया जाए तो आपकी सेहत के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होगा। केमिकल खादों के ऊपर भी आने वाले वक्त में वीडियोस आएंगी, लेकिन आज के टॉपिक में मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, वर्मी कंपोस्ट। तो खेतों में कुदरती तौर पर वर्मी कंपोस्ट बन रही होती थी। केमिकल का इस्तेमाल होने की वजह से इसका इस्तेमाल कम होने लगा, मतलब केचुए ही मरने लगे। तो अब क्या हुआ, वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स में बनती हैं। कुछ लोग वर्मी कंपोस्ट को बनाते हैं और सेल करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले हर खेत अपनी वर्मी कंपोस्ट खुद ही बना रहा होता था, क्योंकि केचुए बहुत ज़्यादा थे ना, तो केचुओं के थ्रू ही ये बनती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ज़्यादातर जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो है गाय का गोबर। अंग्रेज़ लोग अपने घरों में भी वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जो लोकल फार्मर होते हैं, जो अपने लिए सब्जियां उगाते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर पर काम करते हैं, वो ज़्यादा गाय का गोबर इस्तेमाल नहीं करते। वो अपने किचन का वेस्ट इस्तेमाल करते हैं। वो अपने किचन की जो पत्ती होती है, वेस्ट पत्ती का बचता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। वो सब्जियों के छिलके, अपने गार्डन में जो छिलके होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, बारीक करके उसको एक बीन में डाल देते हैं। इसको वर्मी कास्ट भी कहते हैं। तो इस तरह वो केचुए वो चीज़ खाते रहते हैं जो उसको आप देते हैं, तो उसकी जगह पर जो पोटी निकाल रहे होते हैं वो होती है वर्मी कंपोस्ट। लेकिन गाय के गोबर की वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छी बनती है। गाय के गोबर के अंदर बहुत सारे केचुओं को छोड़ दिया जाता है, वो इनको खाते रहते हैं और तकरीबन 2 से 3 या 2.5 महीने के अंदर ये कंपोस्ट बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो पौधे की ज़रूरत है। लेकिन पहले ज़मानों में खेत अपना काम खुद ही कर रहा होता था, लेकिन आज के ज़माने में बाहर से केचुए मंगवा कर गोबर के अंदर छोड़े जाते हैं और वो खाद बनाते हैं। फिर खाद हम खरीदते हैं, फिर अपने खेत में या गमलों में डालते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हर खेत वर्मी कास्ट खुद ही कर रहा होता था, अपना भार खुद ही बर्दाश्त करता था, अपने खेत का बोझ खुद ही उठा रहा होता था केचुओं के थ्रू। लेकिन फिर केचुओं को बुरा समझा जाने लगा कि शायद ये डैमेज करते हैं, सुराख करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं। लेकिन यही चीज़ तो आज के ज़माने में प्रूव हो चुकी है कि केचुए हमारे मिट्टी के लिए दोस्त हैं। सुना है देसी केचुआ 24 घंटे के अंदर ज़मीन में तकरीबन 14 फुट गहरी ड्रिलिंग कर सकता है। मतलब ज़मीन के अंदर 14 फुट तक जाएगा, फिर से ऊपर आएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ज़रा सोचिए कितने केचुए होंगे, कितने सुराख हो रहे होंगे। जितने ज़्यादा सुराख होंगे इसका मतलब उतना ज़्यादा एरेशन, हवा का आना जाना रहेगा, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ रहेगा, गैसेस कम बनेंगी। जब बारिश होगी या खेत में जब पानी छोड़ा जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उन सुराखों के रास्ते ज़मीन के अंदर स्टोर रहेगा। इसकी वजह से ज़मीन का पानी का लेवल भी बरकरार रहेगा। आज के ज़माने में ये चीज़ें प्रूव हो रही हैं, इसलिए अब ज़माना पीछे वाली साइड पर जाना शुरू हो गया है।
बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हों, वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े फार्मर्स भी आज के ज़माने में ऑर्गेनिक के ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने अपनी ज़मीनों के अंदर इतना केमिकल इस्तेमाल कर लिया है कि उसको अब दोबारा ऑर्गेनिक बनाते बनाते कुछ साल लग जाएंगे। जैसे ही पुराना ज़माना दोबारा आ गया, हमें खादें इस्तेमाल करने का सही तरीका पता चल गया, तो प्रोडक्शन तो अच्छी मिलेगी ही। पहले हमें खादों का सही इस्तेमाल पता नहीं होता था। हमारे लिए गाय का गोबर था, बस यही एक खाद थी। वो भी गाय का गोबर हम कच्चा मिट्टी के ऊपर फैला देते थे खेत में। उसकी वजह से दीमक भी एक्टिव हो जाता था, उसकी वजह से फंगस भी लगता था। और गाय के गोबर के अंदर जो बीज होते हैं जो गाय खा जाती है, वो भी जर्मिनेट होना शुरू हो जाते थे। उसकी वजह से क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ उगती थीं। तो जड़ी बूटियाँ मारने के लिए फिर केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके चक्कर में हमने पूरा इकोसिस्टम ही बिगाड़ कर रख दिया। लेकिन अब खुशी होती है कि हम दोबारा से पुराने ज़मानों की तरफ चल दिए हैं। हम उसी राह पर गामजन हो चुके हैं जो कि नेचुरल वे था। अब इसके अंदर एनपीके का क्या रेशियो है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 3-2-2 का भी होता है, 3-2-1 भी होता है। यानी 3% इसके अंदर नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस, 1% पोटाशियम। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीज भी इसके अंदर मौजूद होता है और दीगर तमाम के तमाम एलिमेंट्स। और किसी हद तक ये पेस्टिसाइड का काम भी करता है, कीड़ों को मिट्टी के अंदर आने से रोकता है। क्योंकि जब केचुआ गाय का गोबर या मिट्टी खाएगा और जो उसके बदले में पोटी निकालेगा, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस पैदा होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कीड़े थोड़ा दूर रहते हैं। हम इंसानों को इसकी स्मेल नहीं आती, लेकिन जो कीड़े छोटे छोटे से होंगे उनको स्मेल भी आएगी एंजाइम की। चाहे उनके लिए खट्टी स्मेल हो, कड़वी हो, तो कीड़ों को आने से किसी हद तक ये रोकती भी है वर्मी कंपोस्ट। लेकिन यही समझ लेना कि शायद वर्मी कंपोस्ट ही अब दुनिया में या इस ज़माने में रह गई है जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ होगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप ऑर्गेनिक मैटर कोई सा भी इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़ायदा होना ही होना है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए। जैसा कि मैं अक्सर आपको बताता भी हूँ कि 2 तरीक़ों से आप खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक खाद का। या तो इसको इसी तरह मिट्टी के अंदर मिक्स कर लिया जाए, या फिर इसकी कंपोस्ट ही बनाकर पौधों की मिट्टी में डाली जाए। दोनों तरीक़ों से ही फ़ायदा होगा। अगर आपने बीज लगाने हैं या पौधे को ट्रांसप्लांट करना है, तो मिट्टी के अंदर एक हिस्सा सिर्फ ये मिक्स करनी है। 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर या वर्मी कंपोस्ट या कोई सी भी कंपोस्ट हो या पत्तों की खाद हो, आप मिक्स कर सकते हैं। मिट्टी भी सॉफ्ट होगी और थोड़ी सी हीट भी बन जाती है। लीव कंपोस्ट यानी पत्तों की खाद इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन बहुत कम बनती है, लेकिन बीज की जर्मिनेशन के लिए थोड़ी सी नाइट्रोजन की ज़रूरत भी होती है, ताकि थोड़ी सी गैस की वजह से उसका जो छिलका है बीज का वो नरम हो सके और उसके अंदर से जल्दी स्प्राउटिंग भी शुरू हो सके। इसलिए गाय का गोबर भी आप मिक्स कर सकते हैं। खाली मिट्टी के अंदर भी पौधों को लगाएं या बीज को लगाएं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं मौसम का लिहाज रखेंगे तो 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा ये वाली कंपोस्ट जिसका नाम वर्मी कंपोस्ट है ये गाय का गोबर ही। लेकिन केचुओं ने खा खा कर जो पोटी निकाली थी, ये वो खाद है। इसके अंदर से बुरी स्मेल नहीं आती, बिल्कुल ऐसी स्मेल आएगी, ऐसी खुशबू आएगी जैसी मिट्टी के अंदर से आती है। जब मिट्टी के ऊपर पानी डलता है, जैसे बरसात के दिनों में मिट्टी की खुशबू आती है, बिल्कुल वैसी ही खुशबू इसकी होगी, क्योंकि ये फुली डिकम्पोज हो चुकी है केचुओं की वजह से, जो कि आजकल हमारे खेतों में, हमारे गमलों में नहीं है। और अगर होते हैं तो हम उनको मार देते हैं कि ये बुरी चीज़ है, हमारे पौधों को नुकसान पहुँचाएंगे। हमें हर चीज़ के साथ अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा। अगर आप इसकी कंपोस्ट ही बनाकर देना चाहते हैं तो 1 मुट्ठी लीजिए, 1 लीटर पानी के अंदर डालिए, इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और 24 घंटे के बाद में जिस गमले के अंदर भी डालना है, 1-1 गिलास हर गमले के अंदर डाल सकते हैं। और उसके नीचे जो पाउडर बच जाता है, ये भी आप मिट्टी के ऊपर ही फैला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म खाद नहीं होती। और जब पानी के अंदर इसको हम डिप कर देते हैं तो ये बन जाता है कोल्ड प्रोसेस। एक हॉट प्रोसेस होता है, एक कोल्ड प्रोसेस होता है। तो कोल्ड प्रोसेस जहाँ पर पानी आ जाए वो कोल्ड प्रोसेस होता है, उसकी हीट बहुत कम हो जाती है, पौधों को कम नुकसान होता है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। जो भी एक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो फौरी तौर पर पानी के साथ पौधे की जड़ों के अंदर घुस जाएंगे। और ये भी बताता चलूँ, इसके अंदर एक्टिव कार्बन भी होता है। कार्बन पौधे की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक कार्बन होता है और एक हम खुद से कार्बन ऐड करते हैं, जैसा कि वुड ऐश डाल दी, राइस हस्क ऐश डाल दी, या काले कलर का कोई मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल डाल दिया, ह्यूमिक एसिड डाल दिया। तो कार्बन की ज़रूरत पौधों की जड़ों को भी होती है और ऊपर से पौधे को भी होती है। पौधा तो रोशनी की वजह से, हवा की वजह से भी कार्बन ले लेता है, लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी के अंदर मौजूद होता है। तो ये केचुए की खाद की वजह से भी एक्टिव कार्बन मिट्टी के अंदर मौजूद रहता है, जो पौधे को हरा भरा रखने में भी मदद करता है। लेकिन इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करने के बाद ये मत समझिएगा शायद कि यही खाद रह गई है, इसके अलावा और कोई खाद काम नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हर ऑर्गेनिक खाद अपना अपना काम कर रही होती है, बस हमें थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत होती है। बस अभी ये काफ़ी महंगी मिलती है, आने वाले ज़मानों में ये भी सस्ती हो जाएगी। लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको कि अपने खेत में या अपनी क्यारियों में या अपने गमलों में अगर हम ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करेंगे तो केचुए पैदा होंगे, छोटे छोटे से केचुए ज़रूर पैदा होंगे। और ज़रूर आपने देखे भी होंगे, गमले को जब हम उठाते हैं तो उसके नीचे ड्रेनेज होल में छोटे छोटे से केचुए सांप की तरह के हमें नज़र आते हैं।
तो वो दोस्त होते हैं हमारी मिट्टी के लिए, हमारी मिट्टी को खाद बना बना कर दे रहे होते हैं, लेकिन हम उसको हटा देते हैं या मारने का कोई तरीका ढूंढते हैं या फिर नमक डाल देते हैं इनके ऊपर। तो ऐसा मत कीजिए। अगर केचुए हैं आपके गमले के अंदर तो उसको मारिए मत, बल्कि उसको ऑर्गेनिक मैटर और दीजिए। जितना आप ऑर्गेनिक मैटर, पत्तों की खाद, गाय का गोबर, किचन वेस्ट, हरे पत्ते, सूखे पत्ते, ऐसा मटेरियल जितना भी ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा वो खाएंगे और उतनी ही ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, जिस वजह से उतना ही ज़्यादा वो खाद बना बनाकर आपकी मिट्टी को अवेल करेंगे, जो कि डायरेक्ट पौधे की जड़ें वहां से ले लेंगी। केमिकल खाद होती है पौधे की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिक खाद होती है मिट्टी की ग्रोथ के लिए। दो तरीकों से पौधा खाद इनटेक कर पाता है। आज के ज़माने में केमिकल का ज़माना है, तो केमिकल डायरेक्ट यूरिया खाद, DAP, NPK जैसे ही हम मिट्टी में डालते हैं या पानी के अंदर डिजोल्व करके पौधे की मिट्टी में डालते हैं, तो उससे मिट्टी को कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पौधे की जड़ों को फ़ायदा होगा। पौधे की जड़ें वहीं से खाद लेंगी और पौधे के ऊपर तक या फिर फ्रूट के अंदर पहुँचा देंगी। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर पौधे के लिए नहीं होता, ये मिट्टी के लिए होता है। इसके अंदर माइक्रोब्स यानी फंगाई और बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, जो कि मिट्टी की हेल्थ को ओवरऑल अच्छा करते हैं। और जो मटेरियल इसके अंदर गाय का गोबर है वो मिट्टी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से गल सड़ जाएगा। गलने सड़ने की वजह से पौधे की जड़ें वहीं से खाद लेना शुरू कर देती हैं। तो ये हमारी मिट्टी की हालत को अच्छा करती है, इन्हेंस करती है। अर्थ बूस्टर भी इसको कह सकते हैं। कोई सा भी ऑर्गेनिक मैटर हो, केमिकल अर्थ बूस्टर नहीं होता। केमिकल सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए डालते हैं ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। ऑर्गेनिक मैटर हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारी मिट्टी की हालत अच्छी होगी तो उसके अंदर जो भी खाद अवेलेबल होगी पौधे की जड़ें वहां से इनटेक कर पाएंगी। और हाँ, वर्मी कंपोस्ट का भी आप हर 7 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 दिन के बाद कीजिए, 14 दिन के बाद कीजिए या महीने में एक बार कीजिए। ये पौधे की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ग्रोइंग सीजन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेमन प्लांट है, उसका फॉल सीजन शुरू हो चुका है, पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा खाद देने की वजह से कोई फायदा नहीं होगा। आप महीने में एक बार देंगे। और अगर पौधे का ग्रोइंग सीजन है, आपको पता है कि जैसे फूल लग रहे हैं और उसके बाद में फल बनने का टाइम आ रहा है, तो फिर हर 7 दिन के बाद कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं। कितनी करनी है? एक मुट्ठी एक 12 इंच के गमले के लिए काफ़ी रहती है हर 7 दिन के बाद। या इसको कोल्ड प्रोसेस करना चाहते हैं तो एक मुट्ठी को 1 लीटर पानी के अंदर डुबो दीजिए और 24 घंटे के बाद उस पानी को मिट्टी के अंदर डाल दीजिए। हर गमले के अंदर एक एक गिलास। अगर जमीन के अंदर पौधे लगे हुए हैं तो 1 लीटर एक पौधे के लिए भी काफी रहता है, क्योंकि जमीन के अंदर ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। गमले के अंदर एक लिमिटेड स्पेस होती है और उस लिमिटेड स्पेस के अंदर जितनी भी खाद देंगे वो काफ़ी देर तक उन्हीं जड़ों के इर्द गिर्द स्टोर रहेगी, जिसकी वजह से पौधे की जान जा सकती है। मिट्टी के अंदर ऐसा नहीं होता। मिट्टी के अंदर पानी फैल जाता है, या तो नीचे चला जाएगा या सरफेस के ऊपर फैल जाएगा या धूप लगने की वजह से उड़ जाएगा। इसलिए हीटिंग प्रॉब्लम बहुत कम होती है ज़मीन में। इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन और सादा तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की, इससे आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अब मैं चलता हूँ, कल फिर किसी खाद के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।